नमस्कार, आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। और कल की मैं बात करती हूँ। कल मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से, और उस सवाल का मैंने पूछा था कि रेड में कितने सिक्के मिले हैं। तो इसका जवाब है 3075। एक स्टूडेंट है अजरुद्दीन, और ये अजरुद्दीन है, और अजरुद्दीन ने इसका जवाब 20 मिनट में दिया। तो दो बातें समझ में आती है, एक तो उसने पूरा वीडियो देखा, दूसरी बात उसने सवाल भी सुना, और तीसरी बात उसका जवाब भी दिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वीडियो आधा देखा होगा, उनको सवाल भी नहीं मिला होगा, और वो जवाब कहाँ से देते। ठीक है, तो अजरुद्दीन बधाई हो आपको कि आपने इसका जवाब दिया। ठीक है, तो आगे अपन शुरू करते हैं नए सिरे से आज का सेशन, राजस्थान के सिक्के। देखो, सिक्कों का जो अपन अध्ययन कर रहे हैं वो एक कंबाइंड तरीके से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रैंड में मिल गए, अपन थोड़ा सा उसको काल के हिसाब से आगे आगे देखते चलेंगे। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में क्षत्रप प्रणाली के सिक्के। तो सबसे खास बात है, क्षत्रप प्रणाली के सिक्के कब मिले। तो ये मिले 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के, ये समय होता है कि क्षत्रप जो प्रणाली के जो सिक्के मिले हैं वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के। दो जगह याद रखनी पड़ेंगे आपको। पहला स्थान है अजमेर, और अजमेर में स्थान पड़ता है पुष्कर, और दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है आपका बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का गांव है सारनिया। ठीक है, ये दोनों स्थान आप याद रखोगे, अजमेर का पुष्कर और बांसवाड़ा का सारनिया गांव। अब एक सवाल मेरे मन में आता है कि क्षत्रप प्रणाली क्या होती है और उसके सिक्के क्या होते हैं। ठीक है, क्षत्रप प्रणाली क्या होती है कि जब भारत में शकों ने आक्रमण किया और विजय प्राप्त करके अपने वंशों को यहाँ पर बसाना शुरू किया, तो उनकी एक राज व्यवस्था की जो प्रणाली थी, उनकी राज व्यवस्था की प्रणाली को क्या कहा गया, क्षत्रप। अब ये जो राज व्यवस्था की प्रणाली थी क्षत्रप प्रणाली थी। और शकों के बारे में एक दो बातें और मैं आपको बता देती हूँ कि शकों ने भारत में मुख्य स्थान अपने 4 बनाए थे। पहला स्थान बनाया था पश्चिमी क्षेत्र के, पश्चिमी क्षत्रप। दूसरा था पंजाब के क्षत्रप, और तीसरा है मथुरा के क्षत्रप, और चौथा है अपना उज्जैन के क्षत्रप। हिस्ट्री का है ये, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि अपन क्षत्रप शब्द पढ़ रहे थे तो हल्का सा अपने ध्यान रह जाए। जब अपन कभी इतिहास पढ़ेंगे तो इनको देख लेंगे, सब्जेक्ट से थोड़ा सा अपन भटकना नहीं चाह रहे। तो क्षत्रप प्रणाली के सिक्के मिले, अजमेर के पुष्कर से मिले और बांसवाड़ा के सारनिया गांव से मिले। अब ये मथुरा के जो क्षत्रप है, यहाँ से एक सवाल आता है कि भरतपुर जिले के नोह नामक स्थान से, देखो भरतपुर का दर और पढ़ेंगे अपन, तो भरतपुर के नोह नामक स्थान से क्षत्रप प्रणाली के सिक्के मिले। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्षत्रप प्रणाली के सिक्के भरतपुर के नोह नामक स्थान से मिले। क्षत्रप किनके होते हैं, शकों के सिक्के भी मिले। तो शकों के शासक कौन है, जयदामन, दामन। इनके नाम क्या क्या ऐसे दामन शब्द मिलेगा, रुद्रदामन, रुद्र सिंह, जीवन दान। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी रुद्रदामन के सिक्के अपन वैसे भी अलग से आएगा तो अपन देख लेंगे। क्षत्रप प्रणाली के सिक्के, सवाल आ सकता है कि राजस्थान में क्षत्रप प्रणाली के सिक्के कहाँ से मिले, अजमेर के पुष्कर से और बांसवाड़ा के सारनिया गांव से। क्षत्रप प्रणाली क्या होती है, शकों ने जब भारत में आक्रमण किया और अपने क्षेत्रों को बसाना शुरू किया, तो उनकी जो प्रणाली होती है राज व्यवस्था की, वो क्या कहलाती थी, क्षत्रप। क्षत्रपों के जो प्रमुख क्षेत्र थे पश्चिमी क्षेत्र के, अपने राजस्थान भारत में क्षत्रप, पंजाब के, मथुरा के और उज्जैन के। इसमें एक चीज और है कि जो क्षत्रप है इसमें 3 तो थे वंश और एक था राजवंश। एक राजवंश से 3 शाखाएं निकली थी, बस इतना ध्यान रख लेना। बाकी अभी हिस्ट्री की जब क्लास आगे बढ़ेगी तो अपन इन चीजों को पढ़ लेंगे। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्के हैं, शकों के हैं। शकों की प्रणाली जो है वो क्षत्रप कहलाती है, और वो जो सिक्के मिले राजस्थान में क्षत्रप के मिले हैं, 2 जगह से मिले, एक अजमेर से और आपका जो दूसरा स्थान है वो बांसवाड़ा के गांव से। ठीक है, अब अगर आप आगे बात करते हैं इंडो ससेशियन सिक्के। आप लोग रट लेते हो इंडो ससेशियन सिक्के।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी कि राजस्थान में इंडो ससेशन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो पहले एक बार इंडो ससेशन को देख लेते हैं। इंडो मतलब हिंद, ससेशन एक वंश था ईरान का, ईरान का वंश था और ईरान में एक व्यक्ति हुआ था अर्धशिर, और ये जो अर्धशिर नाम का शासक था इसने ईरान में कौन सा वंश स्थापित किया था? ससेशन वंश। तो यहाँ पर जो वंश हुआ था इसी को ससेशन वंश कहते थे और ये ईरान का वंश था। तो इंडो ससेशन वंश के जो सिक्के हैं वो राजा भारत में मिले हैं। कहाँ मिले? कासिंद्रा, कासिंद्रा गांव पड़ता है अपने सिरोही में। देखो एक कालिंद्री गांव है, कालिंद्री गांव, कालिंद्री गांव भी सिरोही में ही पड़ता है। आप लोग को याद हो तो अपन दुर्गादास पढ़ते हैं, दुर्गादास राठौड़ जब अजीत सिंह को लेकर के आते हैं तो सिरोही जिले के कालिंद्री गांव में उनका पालन पोषण करते हैं। ये कासिंद्रा गांव है सिरोही जिले में। तो यहाँ पर इंडो ससेशन सिक्के मिले। इंडो ससेशन मैंने आपको बता दिया ईरान का एक वंश। देखो सिक्के मिले हैं और ईरान के मिले, इसी आधार पर एक चीज और जुड़ जाती है। कैसे? हम बात करेंगे अबुल फजल की। अबुल फजल अपनी किताब लिखेंगे और अबुल फजल जब अपनी किताब लिखते हैं तो उस किताब में अबुल फजल गोहिल, बप्पा रावल किनका वंशज कहलाता है? गोहिल का। तो गोहिलों की जो वंशावली है उसका जो संबंध निर्धारित करता है वो ईरान के नौशेद खां, ईरान के नौशेद खां के वंश के आधार पर निर्धारित करता है। तो ये हम ध्यान रख लेंगे कि अबुल फजल ने कहीं ना कहीं इन तथ्यों को देखा होगा, उसके आधार पर ये निर्धारित किया होगा कि जो बप्पा रावल है या गोहिल वंश है इनका जो वंश था वो, लेकिन ये सत्य नहीं है। जो भी है अपन को इतना ध्यान रखना, इंडो ससेशन सिक्के कासिंद्रा गांव से, और इसके अलावा इंडो ससेशन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले वो अपन देख लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण स्थान है अपना सांभर, वहाँ से मिला है, सांभर से मिले। दूसरा स्थान है अपना नलियासर, ये दोनों स्थान जयपुर जिले में मिलेंगे, सांभर और नलियासर। तीसरा स्थान है रेंड, ये कल अपन ने इसके बारे में खूब सारी बातें कर ली, रेंड के बारे में। टोंक जिले में पड़ता है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए अब तक तो। उसके बाद एक स्थान है अहोर, अहोर स्थान पड़ता है जालोर जिले में, ठीक है। एक स्थान है दौलतपुर, और दौलतपुर जो स्थान है वो आपका पड़ता है भीलवाड़ा में, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 और 5 के अलावा सिरोही जिले का कासिंद्रा, ये 5 स्थान आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे इंडो ससेशन सिक्के। जब हम बुक लेके पढ़ते हैं ना और हम पढ़ते हैं इंडो ससेशन सिक्के स्थानों से मिले, तो ना तो ससेशन ही ध्यान रहता है ना स्थान ही ध्यान रहता है। सुबह पढ़ते हैं और शाम को साफ, शाम को पढ़ते हैं तो सुबह साफ। बस एक आध कुछ याद रहता है कि भरतपुर जिले के बयाना से गुप्तकालीन सिक्कों का बड़ा सा ढेर मिला है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। वैसे जनरली जो सवाल आता है वो यहीं से पूछा भी जाता है, इसमें बहुत सारे बच्चे कई बार गलती करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। इंडो ससेशन ऐसे ध्यान रख लेना, एक छोटा सा राजस्थान का मैप बना लिया करें, इसे थीमेटिक मैप कहते हैं। इस थीमेटिक मैप में आप दर्शा लो, ये सांभर रहा और ये जयपुर में नलियासर रहा, ये पास में टोंक रहा, ये जालोर में अहोर रहा और ये भीलवाड़ा रहा, और ये सिरोही में कासिंद्रा गाँव रहा। तो यहाँ पर सिक्के बना दो, इन सिक्कों पर लिख दो इंडो ससेशन, इंडो ससेशन। तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहने लग जाएगा कि इंडो ससेशन सिक्के ईरान के लोग हैं, तो ईरान के लोग यहाँ पर आए, दजला फरात नदी के किनारे, यहाँ पर एक सभ्यता भी थी ईरान की। चलो, तो यहाँ पर 3 स्थान ये रहे और 3 स्थान ये पास में, एक जालोर में, एक सिरोही में और एक भीलवाड़ा में। देखो रेगिस्तान से आए तो रेगिस्तान में रहना तो पसंद नहीं करेंगे, तो जयपुर भी थोड़ा ठीक ठाक है, यहाँ पर ये भी थोड़े ठीक ठाक क्षेत्र है टोंक वाला, और ये भी थोड़ा हरियाला वाला क्षेत्र है। तो इन्होंने पसंद कौन सा क्षेत्र करा? हरियाली वाला। ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना। इंडो ससेशन सिक्के ईरान के हैं, ईरान का शासक है, यहाँ पर जो अर्धशिर नाम का शासक था उस व्यक्ति ने यहाँ पर स्थापित किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो इंडो ससेशन सिक्के हैं इनके आधार पर भी इतिहास लिखने की कोशिश की गई है। अब हुआ क्या कि ये जो सिक्के थे, इन सिक्कों पर आकृति बनी होती थी, कोई भी आकृति, किसी भी प्रकार की कोई आकृति बनी होती थी। अब ये जो आकृति है, इस आकृति का फेस अगर थोड़ा सा ऐसे पतला कर दिया, इस तरीके से बना दिया, तो कालांतर में एक व्यक्ति आएंगे, इनका अध्ययन करेंगे और इन सिक्कों को नाम दे देंगे गधिया सिक्के, ठीक है। ये पर्टिकुलर इन्हीं को नाम नहीं दिया गया। ऐसे सिक्के
जिन पर कुछ आकृति बनी हुई है, या तो वो आकृति वराह जैसी लग रही है, ठीक है, वराह के अलावा किसी देवी देवता जैसी लग रही है, ठीक है। इस तरह की कोई भी जो आकृति लगती है उनको जो नाम दिया गया है वो कौन सा नाम दिया गया है? गधिया सिक्के। अपन मेवाड़ पढ़ेंगे तो मेवाड़ में दोबारा से इनके बारे में थोड़ा सा और देख लिया जाता है, ठीक है। तो हुआ ये था कि सिक्के पर जो रूप बना हुआ, जो आकृति बनी है, उसका जब साफ साफ नजर नहीं आ रहा तो उसको नाम दे दिया गया गधिया सिक्के। चलो एक अन्य फैक्ट और है इसमें, जो अरब देश के आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत पर जब आक्रमण करना शुरू किया, गुजरात पर, सिंध पर, इन क्षेत्रों पे जब आक्रमण करना शुरू किया तो इन्होंने अपनी मुद्राएं यहाँ पर चलाई। तो इनकी मुद्राएं कहाँ कहाँ से मिली है? मेवाड़ से मिली है, मारवाड़ से मिली है, और चौहानों का जो क्षेत्र था वहाँ से अरब आक्रमणकारियों की मुद्राएं मिली। एक अदर फैक्ट है, आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अपन और भी चीज़ों में इनमें बात करते रहेंगे, ठीक है। इंडो ससेशन सिक्के मैंने आपको बता दिया। आगे अपन बात करते हैं कुषाण कालीन सिक्के, कुषाण कालीन सिक्कों के। ये जो कुषाण कालीन सिक्के हैं इनके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। जो शक संवत है वो चलाने का श्रेय कुषाणों को जाता है 78 ईसा पूर्व में। इनके जो सिक्के हैं वो मिले रंग महल से। एक फिल्म भी है रंग महल, शायद राजेश खन्ना की है, चलो देख लेना। और रंग महल पड़ता है आपके हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिले के रंग महल से कुषाण कालीन सिक्के मिले। यहाँ जो सिक्के मिले वो कनिष्क के भी मिले, हुविष्क के भी मिले हैं, वजिष्क के भी मिले। इस तरीके से कई कुषाण शासक हुए, इनका नाम भी अच्छा है, कनिष्क, हुविष्क, वजिष्क, इनके यहाँ पर कुषाण कालीन सिक्के मिले। तो इम्पॉर्टेंट बात एक चीज़ देखनी है, वो ये है कि जो कुषाण कालीन सिक्के हैं इन सिक्कों को मुरुंडा कहा गया है। हाँ, ये ध्यान रखना, कौन से ऐसे सिक्के हैं जिन्हें भारतीय इतिहास में मुरुंडा के नाम से जाना जाता है। आपका पहला ऑप्शन होगा कनिष्क के सिक्के, हुविष्क के सिक्के, वजिष्क के सिक्के, और तीसरा या नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है कि कुषाण कालीन सिक्के, ठीक है। कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि कनिष्क के ही पर्टिकुलर थे, ऐसा नहीं है। कुषाण कालीन सिक्कों को क्या कहा गया है? मुरुंडा। अब एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है, कनिष्क का एक सिक्का मिला है, तांबे का मिला है। जो शासक हुआ है कनिष्क, उसका तांबे का एक सिक्का मिला है। और कनिष्क एकमात्र ऐसा कुषाण कालीन शासक था जिसके सिक्कों पर बुद्ध का नाम मिला है और उनकी तस्वीर बनाने की कोशिश हुई है। मतलब बुद्ध की फोटो मिली है और बुद्ध का नाम मिला है, क्योंकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। चौथी बौद्ध संगीति भी इसने करवाई थी और ये कश्मीर में करवाई थी। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी वो कुषाण कालीन सिक्कों की, खूब सारे सिक्के मिले हैं, गिनतियाँ ऐसा नहीं लगता कि मुझे अपन को कुषाण कालीन सिक्कों की कुछ खास याद रखनी पड़ेगी। तो रंग महल हनुमानगढ़ से मिले, कनिष्क का सिक्का भी मिला है, इनको मुरुंडा कहा जाता था। कनिष्क एकमात्र ऐसा सिक्का शासक हुआ है, एकमात्र ऐसा शासक है कुषाण कालीन जिसकी सिक्कों पर बुद्ध का नाम भी मिलता है और बुद्ध की तस्वीर भी मिलती है, ठीक है। ये तांबे का सिक्का है, ठीक है। चलो ये आप ध्यान रखना। आगे अपन पढ़ते हैं गुप्तकालीन सिक्के। भारत के गुप्तकालीन सिक्के या फिर राजस्थान में मिलने वाले गुप्तकालीन सिक्के। अपन जब गुप्तकालीन सिक्कों की बात करते हैं तो कल मैंने आपको एक तथ्य बता दिया था, एक फैक्ट मैंने बताया था कि भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के जो चलाए थे वो गुप्त शासकों ने चलाए थे। तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन गुप्तों में सर्वप्रथम ऐसा कौन सा शासक था जिसने सोने का सिक्का चलाया? देखो काल की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। तो गुप्तों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। कितने सवाल हो गए? सबसे पहले एकमात्र सोने का सिक्का कल मैंने आपको बताया था, एक शासक हुआ मिनांडर, उसकी पत्नी थी एगस्थेलिया, उसने एक सोने का सिक्का चलाया। सिक्कों की सोने के सिक्कों की श्रृंखला चलाई विम कडफिसस ने, मैंने आपको बताई। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों के कल बताए थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के, कल ये तथ्य भी मैंने आपको बताया था। गुप्त शासकों में जो शासक हुए उनमें सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये आप ध्यान रखोगे।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने तांबे का प्रथम सिक्का चलाया था। ये पहली बार गुप्तों में तांबे का सिक्का किसने चलाया था? ऐसा प्रथम शासक था रामगुप्त। ठीक है साहब, रामगुप्त। अब जब इतिहास पढ़ते हैं और गुप्त अपन पढ़ते हैं तो गुप्त में रामगुप्त के समय पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि रामगुप्त नाम का कोई शासक हुआ भी था या नहीं था। कुछ लोग एक कांच नाम का शासक हुआ है उससे इसका साम्य रखते हैं, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रामगुप्त नाम का शासक हुआ था। और उसका सबसे बड़ा तथ्य ये माना जाता है कि रामगुप्त की तांबे की मुद्राएं मिलती है। ये वही रामगुप्त जिनके बारे में बात की जाती है कि इतनी इनकी पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, और ध्रुव स्वामिनी पर आक्रमण होता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे कहते हैं वो शकों को पराजित करता है, रामगुप्त मारा जाता है और ध्रुव स्वामिनी से वो स्वयं विवाह कर लेता है। ये वही रामगुप्त है। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक सिक्के, सबसे अधिक सिक्के वो भी सोने के यानी कि गोल्ड के। वैसे देखो ये भारतीय इतिहास का तथ्य है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में पूछा जाता है, पर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ लेते हैं, आपके काम आएगा ये 100%। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में, वैसे तो सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए गुप्तों ने, लेकिन गुप्त काल में सबसे अधिक किसने चलाए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए कुमारगुप्त। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कुमारगुप्त नामक व्यक्ति। ये वही कुमारगुप्त है जिसने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो कुमारगुप्त को। ठीक है, गुप्तों का समय मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईसवी सन, 4वीं शताब्दी ईसवी सन से 6वीं शताब्दी ईसवी सन, इन्हीं गुप्तों के शासनकाल में एक व्यक्ति होगा। बाद में आगे चल के अपन पढ़ते हैं 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरन अभिलेख, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमें जो मिलता है वो भी गुप्त काल में मिलता है। चलो वो सती प्रथा पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो सर्वप्रथम सोने का सिक्का गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने, तांबे का पहला सिक्का रामगुप्त ने, सर्वाधिक सिक्के सोने के गुप्त काल में चलाए कुमारगुप्त ने, और कुमारगुप्त को इसके साथ में कौन सा श्रेय जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करवाने का। अब राजस्थान में गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले? तो पहला स्थान तो आंख बंद करके आप लिख दोगे बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर से ढेर मिला है गुप्तकालीन सिक्कों का, खूब बल्क में मिला है। बयाना भरतपुर इतिहास में 2 बातों के लिए आएगा, एक आएगा आपकी नील की खेती के लिए इतिहास में, और एक आएगा आपके गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर के लिए। चलो ये तो अपन बाद में नील आंदोलन कभी देखेंगे तब देख लेंगे। तो बयाना भरतपुर गुप्तकालीन सिक्के मिले। अब यहाँ से जो सिक्के मिले कुछ लोग उनकी संख्या बताते हैं 1921, कहीं इसका तथ्य मिलता है 2000। ठीक है, जो भी आप देख लेना, कहीं इनका तथ्य मिलता है 1800। और जहाँ पे तथ्य में थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है वो तथ्य इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। इसमें खास बात जो मिलती है वो ये कि 18 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। 18 क्या मिलती हैं? स्वर्ण मुद्राएं। और ये आपको ध्यान देने वाली बात है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, शुद्ध सोने का सिक्का तो मिलेगा आपको कुषाण शासकों के काल में, लेकिन गुप्तों के काल में सबसे अधिक मिलेगा पर सर्वाधिक नहीं मिलेगा। तो बयाना भरतपुर से सबसे बड़ा सोने के सिक्कों का ढेर, एक स्थान। दूसरा स्थान आपका नलियासर, ये भी सांबर के पास पड़ता है, यहाँ से भी आपको गुप्तकालीन सिक्के मिल जाएंगे। एक स्थान आपका पड़ता है बूंदावली, बूंदावली जयपुर में पड़ता है, यहाँ से भी आपको सोने का सिक्के का ढेर मिला है गुप्तकालीन। एक स्थान पड़ता है रेड, यहाँ से भी गुप्तकालीन सोने के सिक्के आपको प्राप्त हो जाते हैं। सांभर से भी आपको गुप्तकालीन सोने के सिक्के ढेर प्राप्त हो जाता है। तो राजस्थान के लिए आपसे सवाल आता है प्रतिहारकालीन, कल बताया था मैंने 2 स्थान आपको याद होने चाहिए, एक तो भीनमाल और दूसरा मैंने आपको बता दिया था जालोर। ठीक है, तो नलियासर सांभर में पड़ता है, बूंदावली जयपुर में पड़ता है, रेड स्थान टोक में पड़ता है, यहाँ भी गुप्तकालीन है। बयाना भरतपुर, यहाँ से भी सिक्के मिले। एक स्थान और है देवली। देवली वैसे अपन जब राजस्थान का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं उस समय भी ध्यान देते हैं। तो देवली टोक नामक स्थान से भी गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कौन से सिक्के गुप्तकालीन। संख्या पे मत जाना क्योंकि संख्या में कंफ्यूज हो जाओगे और थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है संख्या में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला ये 1948 ईस्वी सन में मिला था। पूछ लिया जाए कभी, वैसे
सन हमेशा इंपॉर्टेंट समय का पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन फिर भी आप देख लेना, ईस्वी सन 1948 में गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर। अपन देख रहे थे सिक्के, अब सिक्कों में 1948 मैंने आपको बता दिया। अब हम कुछ रियासतों के सिक्के देख लेते हैं। बड़ी रियासतों के तो अगले वीडियो में देखेंगे, आज छोटी छोटी रियासतों के एक बार देख के और इस वीडियो को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले एक फैक्ट है, मैं आपको बता देती हूँ, फदिया सिक्के क्या होते हैं। गदिया सिक्के तो मैंने आपको बता ही दिए, और भी देख लेंगे मेवाड़ में फदिया सिक्के। देखो, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद में या चौहान शासन के पतन के बाद में, अपन ऐसे कह सकते हैं कि चौहान शासन के पतन के बाद से लेकर के और 1540 ईस्वी सन तक जितने भी सिक्के चले थे उनको क्या कहते हैं, फदिया सिक्के। 1540 को आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट ईयर है। 2-3 बातें मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। 1540 वही साल है जब पद्मावत लिखी गई थी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। 1540 वही वर्ष है जब महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1540 में ही उदयपुर के जो शासक थे उदय सिंह, इनका राज तिलक भी हुआ था, ठीक है। एक जबाली का युद्ध होता है, बनवीर को पराजित करने के बाद में ये उदय सिंह, इनका राज तिलक हो जाता है 1540। तीनों बातें आप ध्यान रखोगे, 9 मई 1540 और ये पद्मावत लिखी गई थी मलिक मोहम्मद। और 1540 तक जो सिक्के चले इन्हें कहा गया फदिया सिक्के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भरतपुर के सिक्के। भरतपुर के सिक्के, भरतपुर में 2 टकसाल थी, एक थी डीग में और एक थी आपकी नगर में। नगर और डीग, सॉरी भरतपुर में, एक थी डीग में और एक थी भरतपुर में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक शासक हुआ है सूरजमल। सूरजमल के सिक्के मिलते हैं 1761 ईस्वी सन के, ठीक है। सूरजमल के बारे में 2 बातें अभी देख लेते हैं। 1756 से लेकर के 1763 का इसका शासनकाल था। सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। 1761 आप लोग याद रख लेना, पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये पानीपत का युद्ध जब आक्रमण होता है अहमद शाह अब्दाली का, और इधर से युद्ध करने के लिए कौन जाते हैं, मराठे। तो मराठों की सेना जा रही थी, तो इसने मना किया था मराठों को, महिलाओं को इनको अपने साथ मत लेके जाओ, लेकिन वो नहीं माने, तो सूरजमल ने इनकी सहायता नहीं की। पर जब वापस आई थी सेना तो उनको भोजन का प्रोग्राम दिया था। तो डीग और भरतपुर 2 स्थान है जहाँ पे टकसाल थी, सूरजमल ने सिक्के चलाए थे। ये जो सिक्के थे ये बाद में यहाँ से शाह आलम नाम के सिक्के भी मिलने प्राप्त शुरू हो गए थे, ठीक है। इतना ही ध्यान रख लेना, 2 टकसाल थी यहाँ पर, और इनके सिक्कों पर आगे चल के क्या लिखना शुरू कर दिया था, शाह आलम। शाह आलम जो लिखा था वो रणधीर सिंह नाम के शासक ने लिखा था, ध्यान रख लेना। रणधीर सिंह नाम का एक शासक हुआ था और उसने अपने सिक्कों पर शाह आलम लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। अगला है धौलपुर के शासक, धौलपुर के सिक्के, धौलपुर के सिक्के, ठीक है। तो धौलपुर में जो टकसाल स्थापित हुई थी, टकसाल किसे कहते हैं, सिक्के ढालने का जो केंद्र स्थान होता है उसे सिक्के कहते हैं, टकसाल कहते हैं। 1804 में टकसाल स्थापित होती है। 1806 में यहाँ पर जो सिक्के ढाले गए थे वो कीरत सिंह के द्वारा ढाले जाने लगे थे, और उन पर लिखा हुआ था अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड, ध्यान रखना। एक और शासक होता है अकबर सेकंड, 1836 तक इसका कार्यकाल होता है, मुगल उत्तरोत्तर मुगल काल का शासक होता है। यहाँ पर सवाल जो बनता है इम्पॉर्टेंट है, क्या है, तमंचा शाही इन सिक्कों को कहा जाता था, तमंचा शाही। तमंचा क्या होता है साहब, छोटी सी रिवॉल्वर पिस्टल जैसी होती है, शुरुआत में जब सिक चलता था उसे तमंचा कहते थे, ठीक है। एक गाना भी है तमंचे पे, जो भी है आप लोग देख लेना। तो धौलपुर के सिक्के, टकसाल शुरू हुई 1804 में। हाँ, कहाँ कहाँ तक चलते थे ये ध्यान रखना, ग्वालियर और पटियाला तक, 2 जगह तक धौलपुर के सिक्के चलते थे, ये हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं सिरोही के सिक्के। सिरोही के सिक्के, अब सिरोही राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहाँ मेवाड़ के सिक्के भी चलते थे और मारवाड़ के, ठीक है। सिरोही, अभी जिक्र आया था सिरोही का, कासिंद्रा गांव,
ठीक है। अब सिरोही के जो रियासत के सिक्के थे, जो मेवाड़ का सिक्का था, मेवाड़ रियासत का, वो जो चांदी का सिक्का था उसे भिलाड़ी कहा जाता था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाएगा कि भिलाड़ी सिक्का कौन सी धातु का बना होता था, कौन सी रियासत का था। ठीक है, मेवाड़ी सिक्का होता था, चांदी धातु का बना होता था, इसे भिलाड़ी कहते थे। जो मारवाड़ का सिक्का था ये तांबे का होता था और इसे दब्बू शाही कहा जाता था। ध्यान रखना ये दोनों बातें, ठीक है। तो मारवाड़ का सिक्का जो सिरोही में मिला है तांबे का है, दब्बू शाही कहा जाता है। मेवाड़ का जो सिक्का मिला है चांदी का और भिलाड़ी कहा जाता है। अब एक टर्म, एक शब्द आता है कलदार सिक्के। वैसे अपन जब कई बार महिलाएं जब सुनार की दुकान पे जाती हैं और आभूषणों की जो परख करती है तो सुनार एक शब्द बोलता है, ये कलदार चांदी है, ठीक है। अब वो महिलाओं को नहीं पता कलदार क्या होता है, लेकिन वो हाँ भाई अच्छी होगी, हाँ ठीक है, कोई अच्छा ही शब्द होगा। कलदार सिक्के एक्चुअल में अंग्रेजों ने जो सिक्के चलाए और जो चांदी के सिक्के थे उन्हीं को क्या कहा गया, कलदार सिक्के। अंग्रेजों ने रियासतों में जो चांदी के सिक्के चलाए उन्हें कलदार सिक्का कहा गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, सिरोही में 1903-04 की बात है ये। इस समय जो चांदी का भिलाड़ी सिक्का था, इन सिक्कों को अंग्रेजों ने कलदार सिक्कों में परिवर्तित कर दिया। ध्यान रखना, पूछा जाए कि भिलाड़ी सिक्के को किस में परिवर्तित कर दिया, कलदार। कलदार क्या होता है, जो अंग्रेजों ने चांदी के सिक्के चलाए या फिर संधि के बाद जो सिक्के चलने लगे उन्हें सामान्यतः क्या कहा जाने लगा, कलदार सिक्का। तो अपन ने भरतपुर देख लिया, धौलपुर हो गया, सिरोही हो गया। अब देखते हैं अलवर, अलवर, ठीक है। अलवर की बात करते हैं, अलवर शहर। तो अलवर में जो टकसाल स्थापित थी वो राजगढ़ में थी। लगभग अलवर से 60-70 किलोमीटर के आसपास एक स्थान पड़ता है राजगढ़। आप पढ़ोगे नारायणी माता का मंदिर यहाँ पर है और काफ़ी अच्छी इसमें डिटेल आती है। 1772 से लेकर के और 1856 ईस्वी सन तक स्थानीय सिक्के मिलते हैं। यहाँ के जो सिक्के मिलते हैं वो कैसे सिक्के हैं, स्थानीय सिक्के। 1772 से 1856, समय थोड़ा सा याद रखना, ये वो समय है 1772 वाला, राजा राम मोहन राय का समय भारत में चलता है। यहाँ का जो सिक्का है वो रावशाही रुपया भी कहलाता था, रावशाही रुपया, ठीक है। एक शासक हुए यहाँ के बने सिंह, उनका जो सिक्का, उन्होंने जो सिक्के निकाले थे उस पर क्या लिखा था वो ध्यान देना, बहादुर शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद भी लगा हुआ है आगे, 1261। अभी एक अंक लिखा हुआ है, ईस्वी सन से भी नहीं जुड़ता, विक्रम संवत से भी नहीं जुड़ता, आप लोग देख लेना। तो बने सिंह ने जो सिक्के निकाले वो बहादुर शाह उन पर लिखा होता था, ठीक है। अलवर में जो तांबे के सिक्के चलते थे उन्हें रावशाही कहा जाता था। जो रुपया था वो भी रावशाही था और तांबे का जो सिक्का चलता था उसे भी रावशाही कहा जाता है। रुपये के बारे में एक बात मैं आपको बता देती हूँ। रुपया जो धातु का सिक्का था वो पहली बार हमारे इतिहास में जो वर्णन मिलता है वो शेरशाह सूरी के द्वारा मिलता है। शेरशाह सूरी ने चलाया था रुपया, ये वही शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया हुआ रुपया है जो कालांतर में आगे चल के अंग्रेजों ने भी इसको भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बनाया था। तो शेरशाह सूरी ने चलाया था, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना आप 1540 के आसपास। तो अलवर के ये चीज़ें, बने सिंह, ठीक है। एक विनय सिंह के बारे में दो बातें आप मोटी मोटी मैं बता देती हूँ, कल्चर पढ़ते हो तब ध्यान रखता है। एक तो मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी और सिलीसेड झील, आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ के साथ में। दोनों चीज़ें किसने बनवाई थी, विनय सिंह, ठीक है। तो ये अलवर के सिक्के हो गए और ये छोटी छोटी रियासतों के सिक्के मैंने आपको बता दिए। अब एक प्रश्न, सबसे पहली बात तो प्रश्न अंत में है, तो जो बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे प्रश्न उन्हीं को मिलेगा, जो बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते उनको प्रश्न नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे कल अजरुद्दीन ने जवाब दिया ऐसे जवाब दीजिए तो फिर अपन बात करते हैं। प्रश्न है, आप लोग बुक खोलोगे मैं उम्मीद करती हूँ किसी भी किताब में, जो समुद्रगुप्त शासक हुआ है, समुद्रगुप्त के सिक्के, मैं आपको इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। समुद्रगुप्त के मुख्य सिक्के 6 प्रकार के हैं, ठीक है। और समुद्रगुप्त के सिक्के राजस्थान में कौन सी शैली के मिले, राजस्थान में कौन सी शैली के मिले हैं,
शैली किसी लड़की का नाम नहीं है भाई, ठीक है। कौन सी शैली के मिले, कल आके मिले, क्या कहा गया उनको मिले, ये आपको कमेंट करके मुझे जवाब बताएंगे आप लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द आप मुझे इसका जवाब देंगे। कल सिक्कों पर अंतिम वीडियो हो, जितना भी होगा मैं आपको बता दूंगी। मेवाड़ी सिक्के, डूंगरपुर के प्रतापशाही, उसके अलावा एक छोटा सा लिस्ट है, मैं फटाफट लिखवा के और क्वेश्चन जितने होंगे कल की क्लास में, परसों की क्लास में पूरा करके फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान में पाषाण काल से लेकर और राजपूतों की उत्पत्ति तक का इतिहास शुरू कर देंगे, और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँ। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। आप लोग की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग पढ़ते रहेंगे। देखो, इस कोरोना काल में 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, खूब सो। हमेशा ज़िंदगी में कहते हो सोने का समय नहीं मिलता, खूब सो। दूसरी चीज़, घर वालों के खूब काम करो। घर वाले कहते हैं कोई काम नहीं करता, कर दो। इन दोनों कामों को करने के बाद भी आपके पास औसत रूप से 8 घंटे बच जाएंगे। कैसे? खूब काम करोगे तो आप घर में 4 घंटे, भाई 2 घंटे घर वालों के सुबह कर दिए, 2 घंटे शाम को कर दिए। खेतों में भी काम करोगे तो टोटल कर दोगे 8 घंटे। स्टूडेंट तो ज़्यादा सोना ही नहीं चाहिए। हमारे कहा गया काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी, तो गृह त्यागी तो अभी बन ही नहीं सकते। तो 8 घंटे से अगर आप ज़्यादा सोते हो तो ये आपके लिए अभिशाप है, ठीक है। 8 दूनी 16, अब कितने बचे? 8 घंटे। अपने जीवन में कोरोना काल में 3 बातें कर लो अपने लिए। अगर आप मुझे मेरी बातों पे कुछ सीख रहे हो तो 3 बातें कर लो। या तो घर वालों का कोई काम कर दो, जो भी काम आप कर रहे हो, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, खेती का, बाड़ी का, जो भी। या फिर 8 घंटे आप सो जाओ, या फिर 8 घंटे आप पढ़ाई कर लो। तीसरी चीज़ कुछ मत करना। कहोगे मैडम तीसरी चीज़ कुछ है ही नहीं। देखो, मेरे दिल में, मेरे मन में केवल वही वो बसा हुआ है, लक्ष्य ही लक्ष्य बसा हुआ है। तो वो क्या है क्या? जो आपके 84 लाख सेकंड या 24 घंटे हैं। ये जो 24 घंटे हैं आपके, इन 24 घंटे में हम लोग जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर समय निकालते हैं, वो हमारे लक्ष्य से दूरी है, टारगेट से दूरी है। मैं आपको एक ही बात कहूँगी, व्हाट्सएप को तो अभी हटा दो, ठीक है। फेसबुक है, आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे रही कोरोना से डराने के अलावा, या फिर किसी ने कोई खास काम किया इसके अलावा। ऐसी कोई विशेष सूचना है वो आपको वैसे मिल जाती है नोटिफिकेशन में। चला लो 15 मिनट 20 मिनट खूब है। लोगों की फ़ोटो देख रहे हो तो फिर वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक करने की भी बन जाती है। अरे लोग कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कर दिया। तीसरी चीज़, जो खाली समय में आप सोचने में निकाल देते हो, मैं ऐसा करूँगा, मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा, इस बार मैं टॉप करूँगा। देखो, सोचते सब है, मैंने भी सोचा, करते कम है, ठीक है, लेकिन रोज़ तो बहुत ही कम लोग करते हैं। आपसे डेली खरगोश की तरह नहीं चला जाए, कछुआ बन जाओ कुछ दिन के लिए, और डेली आप एक वीडियो को, जैसे आज एक वीडियो है, इसको तो उतार लो, डेली उतारो। 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, इस पूरे वीडियो को उतार लो। इससे क्या होगा, आपने मुझे सुना, पेन से लिखा, हाथों हाथ आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी, इंडोसेशन हाथों हाथ याद हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आप ये चीज़ कर लोगे। 3 काम करने हैं, या तो सोना है, खूब सो, या पढ़ना है, या कोई काम करना है। 8 घंटे पढ़ नहीं सकते, 6 घंटे पढ़ लो कम से कम। उसके बाद 10 घंटे सो जाओ, 2-4 घंटे। घर वालों के काम में आप इससे ज़्यादा नहीं करोगे। मजदूर 8 घंटे से ज़्यादा मजदूरी नहीं करता है, मजदूर आप हो नहीं। तो चौथा कोई काम मत करो।